तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। देखो, फिलिप्स कर्व का हमने पार्ट नंबर 1 किया था और जहां तक है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। मैंने आपको कहा था कि मैं इतना कंटेंट आपको दे दूंगा जिससे कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेंड कर पाओगे और इतना सही कंटेंट होगा आपके पास कि आपको लगेगा यार मैंने बहुत लिख दिया, अभी भी मेरे पे इतना बचा हुआ है। ठीक है ना, मैं काफी कंटेंट दे दूंगा, मैंने कहा था आपको। ठीक है ना, हमने पार्ट नंबर 1 किया, उसमें भी तकरीबन मैंने बताया था कुछ पेज का कंटेंट आपको मिल गया होगा। वहां पे अगर हम बात करें तो वो था कि 1960 के दशक तक ये माना जाता था कि जो मुद्रास्फीति है और दूसरा वर्ड क्या था हमारा, बेरोजगारी, इनके बीच में जो संबंध है वो विपरीत होता है। और वो मैंने आपको पढ़ा है कि उल्टा संबंध होता है। अगर मुद्रास्फीति आपकी बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और मुद्रास्फीति अगर कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। यही हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जब 1960 का दशक निकल गया और 1970 का दशक के आसपास की बात है कि ये जो तरीका था ना फिलिप्स कर्व का, जो था ये सारा सारा क्या फ्लॉप टाइप का हो गया। क्योंकि ना तो आपकी इकोनॉमी में, उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी, उस टाइम पे इकोनॉमी में ना तो आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला, मुद्रास्फीति, ठीक है, ना ही अवस्फीति देखने को मिला, ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन, वहां पे देखने को मिला स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, ठीक है, आपने कई टीचरों से वर्ड सुना होगा स्टैगफ्लेशन, ठीक है, तो वो भी जानेंगे आज क्या होता है। ठीक है ना, तो 1970 के दशक में गया, जो 1960 में माना गया था कि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, 1970 में इसकी आलोचना की गई और बोला गया कि भाई साहब ये गलत है, क्योंकि यहां तो स्टैगफ्लेशन आ गया। क्या गया? स्टैगफ्लेशन आ गया। तो ये माना गया कि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पार्ट नंबर 1 में पढ़ा है ये अल्पकालिक था, यानी थोड़े समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कॉन्सेप्ट सही है, बट वो दीर्घकाल में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो पेपर में दोनों अल्पकाल या दीर्घकाल किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि 1970 में हुआ क्या। ठीक है ना, तो बात करनी सबसे पहले मुद्रास्फीति जान लेते हैं। मुद्रास्फीति होती क्या है? ठीक है, अवस्फीति मैं नहीं बता रहा हूं लिख करके, बट ऐसे ही थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है ना, तो मुद्रास्फीति जानेंगे क्योंकि हमें उससे मतलब है, और दूसरा स्टैगफ्लेशन। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है वह है कि मुद्रास्फीति होता क्या है। देखो, आपने इन्फ्लेशन वर्ड सुना हुआ है, ठीक है, और मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तु सेवाओं की कीमतों का बढ़ना। वस्तु सेवाओं की कीमतों का बढ़ना यानी महंगाई का आना, इन्फ्लेशन होता है। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहती है, यानी जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें ऊपर यानी बढ़ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मुद्रास्फीति बोलते हैं, इसी को हम महंगाई बोलते हैं। तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात यह वह अवस्था होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है मगर जो कीमतें हैं वस्तु सेवाओं की वो बढ़ती है, यानी जो मनी वैल्यू है वो कम हो जाता है और वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। आप बोलोगे कैसे, समझाओ जरा। ठीक है, मैंने कहा था इसके ऊपर वीडियो डाली भी है मैंने, ठीक है, आप वो देख सकते हो। देखो, होता क्या है कि जैसे मान लो कि पहले 5 रुपए में मान लो आप एक बर्गर खा लेते थे, आज वही बर्गर 20 रुपए का एक है। बात को समझो, पहले 5 रुपए में जो बर्गर मिल जाता था, आज वही बर्गर आपको 20 रुपए का एक मिलता है या 100 रुपए का एक मिलता है, मान के चलो। तो उसका मतलब क्या हुआ? वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई, यानी मुद्रास्फीति तो है, यानी वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ चुकी है, मगर साथ ही साथ देखा तो मनी की वैल्यू गिर रही है, यानी अब मनी आपकी कमजोर, यानी जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, तभी तो चीजें महंगी हो रही है। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, तो उसका मतलब कि मुद्रा की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू, वो डाउन हो जाती है और वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है ना। आपकी मुद्रा कमजोर हो रही है, इसीलिए तो सब चीज महंगी हो रही है। बात समझ आ गया? तो वही यहाँ पे लिखा है, जो वस्तु और सेवाओं की कीमतें लंबे समय तक उच्च बनी रहती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह वो अवस्था होती है जहां पे मुद्रा का मूल्य तो गिरेगा मगर वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? मगर 1970 के दशक में, 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन देखने को मिला। ठीक है, क्या देखने को मिला? स्टैगफ्लेशन देखने को मिला। ठीक है, जिसका मतलब होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी मुद्रास्फीति भी है फिर भी मंदी है ना। तो ये क्या होता है पढ़ने वाले, बट इससे पहले मैं थोड़ा सा डिफ्लेशन बता देता हूं, यानी अवस्थिति। अवस्थिति और लग जाता ना आगे, अवस्थिति। अवस्थिति का अंतराल क्या होता है या अवस्थिति क्या होता है? जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें डाउन हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा गिर जाती है, उसको अवस्थिति कहते हैं। और जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उसको स्फीति कहते हैं, यानी स्फीति, यानी मुद्रास्फीति, यानी वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ना। और अवस्थिति बोलेगा, अवस्थिति क्या होता है? तो वस्तु सेवाओं की कीमतों का घटना। ठीक है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन घटना मतलब गिरना, और इन्फ्लेशन मतलब बढ़ना। अब हम पढ़ रहे हैं स्टैगफ्लेशन, तो उसका मतलब होता है यह किसी अर्थव्यवस्था की वह अवस्था होती है, यह किसी इकोनॉमी की वो अवस्था होती है जिसमें आर्थिक विकास की जो रफ्तार होती है वो घट जाती है। यानी आप ना एक तरह से स्टैग्नेशन की फॉर्म में आ जाते हो। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब होता है स्थिरता, यानी आप स्थिर होने लग जाते हो, यार विकास होता ही नहीं है,
यानी जो विकास की जो गति है ना वो धीमी पड़ जाती है या रुक जाते हैं, विकास रुक जाता है। समझ में आ गया? तो यह है किसी अर्थव्यवस्था की वह अवस्था होती है जिसमें आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो घट जाती है। जो ग्रोथ थी, ग्रोथ की जो स्पीड थी, पेस थी, वो कम हो जाएगी या रुक जाएगी। ठीक है, और बेरोजगारी के साथ साथ जो महंगाई है वो दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो लॉ खत्म हो गया। लॉ तो जो मतलब लॉ बोले या फिलिप्स कर्व की जो बात करूं, वो तो ये कहता था कि जैसे महंगाई बढ़ेगी यानी मुद्रास्फीति आएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, यही बोल रहा था ना वो। अब यहाँ पे क्या आ गया कि इससे क्या, बेरोजगारी के साथ साथ, बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में महंगाई यानी मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। अब दोनों बढ़ रहे हैं साथ में, तो भाई साहब जो हमने पढ़ा था वो सारा खराब हो गया हो। तो 1970 के दशक में उन्होंने बोला कि वो जो तुमने पढ़ा 1960 के दशक वाला पढ़ा था, विपरीत संबंध वाली बात की थी, वो अल्पकालिक था, सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां तो बेरोजगारी और महंगाई यानी मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ, स्फीति दोनों साथ साथ बढ़ रही है ना। तो जो विपरीत संबंध था वो तो खत्म हो गया। बात समझ आ गया ना। तो कोई बोलेगा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे स्टैगफ्लेशन वो एक इकोनॉमी की, किसी अर्थव्यवस्था की वो अवस्था होती है जिसमें आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो घट जाती है। ठीक है, यानी जो आपका जो स्थिरता, आपके यहाँ स्थिरता आ जाती है ना। जो ग्रोथ है जीडीपी में, कोई ग्रोथ की कोई मतलब उम्मीद ही नहीं रहती है, बहुत ही रेयर ग्रोथ होती है ना, बुरा हाल इकोनॉमी का जिसे कहते हैं, और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी ऊंची हो जाती है। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब इसका मतलब हमें फिलिप्स कर्व को दो तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा अल्पकालिक, और दूसरा तरीके से पढ़ना पड़ेगा दीर्घकालिक। यानी फिलिप्स कर्व को दो वे में पढ़ना पड़ेगा, अल्पकालिक वे में और दीर्घकालिक वे में। अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं तो अल्पकालिक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, वो पहला अल्पकालिक था 1960 के दशक वाला। तो अल्पकालिक फिलिप्स वक्र, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बोलते हैं, कई बार पेपर में आता है SRPC को समझाओ। बच्चे कहते हैं SRPC क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा है ना। अब देखो आपको पता रहेगा, SRPC मतलब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, जो 1960 के दशक वाला था, विपरीत संबंध बता रहा था। और दीर्घकालिक वाला जो होता है इसको कहता है LRPC, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बोलते हैं इसको, है ना। चलो उसके बाद देखो ध्यान से, ये जो ये वाला था जो ये 1960 के दशक में देखने को मिला, और ये कब देखने को मिला, 1970 के दशक में देखने को मिला था, जिसमें स्टैगफ्लेशन आ गया था। जीडीपी की रफ्तार रुक गई, धीमी पड़ गई, और महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, दोनों साथ साथ बढ़ गए, इकोनॉमिक डब्बा गोल क्लियर हो गया। ठीक है, देखो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो मैक्सिमम यार इसको शेयर करना। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करना, और प्लीज कोशिश हो तो ज्यादा से ज्यादा मतलब चैनल्स पे लाइक्स, जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो, तो लाइक शेयर करा करो, सब्सक्राइब किया करो, जितनी जल्दी चैनल को बढ़ा सको प्लीज़। थोड़ा ना हमारे लिए भी कुछ कर लिया करो, ठीक है ना। ये मुझे किसी ने बोला था कि बनाओ फिलिप्स का बनाओ, मुझे नाम तो याद नहीं है। ठीक है, मैंने भी देखा, चलो एक बार देख लेते क्या है फिलिप्स को। ठीक है, तो ये जो निकाला है ये मैंने निकाला है। ठीक है, ठीक है, अपनी तरफ से बिल्कुल पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बाकी अगर थोड़ा ऊपर नीचे रह जाता है तो देख लेना, ठीक है ना। बाकी सारा पोर्शन यही है, ठीक है ना। अब देखो उसने बोला 1960 के दशक वाला ये, 1970 के दशक वाला ये है। इसमें क्या बताया गया था, जो महंगाई दर होता है, महंगाई दर मतलब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में यहाँ पे विपरीत संबंध बताया गया था, ये हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पे बताया क्या, महंगाई दर और बेरोजगारी दोनों ही क्या होते हैं, उच्च स्तर पर थे। यहाँ पे दोनों के दोनों ऊंचे थे, बात समझ आ गया ना। तो यहाँ तो नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और इसमें एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कुछ बातें जैसे मैं बोल देता हूं, ठीक है, या फिर ऐसे, तो उसको आप ना सुन लो, उसको लिख लिया करो, ठीक है ना, ताकि पेपर में बना के लिखा जा सके। वो भी कंटेंट आपको देखो, आप इस स्टेज पे जहाँ पे आप बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, काफी अच्छे लेवल पे आप बना के लिख सकते हो। तो मैं काफी बातें सब ऐसी भी बोल देता हूँ जो लिखा नहीं होता है, तो आप उसको क्या बना के लिख करके अच्छे से और प्रेजेंट कर लिया करो, ठीक है ना। आप सबके सब अपने आप में बेस्ट होते हो, याद रखा करो, हर कोई बेस्ट होता है, कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। तो आप ना कोशिश करो अपने दिमाग का यूज करने का, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो। क्लियर हो गया, चलो फटाफट से नोट डाउन करो सभी। अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब हमारे पास क्या है, देखो हम जो मैंने अभी जो नीचे दो बनाए थे अल्पकालिक दीर्घकालिक, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, वहां जगह नहीं थी तो मिटा के दोबारा लिखा है, ठीक है। आगे तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना, हमने पढ़ लिया था अल्पकालिक जो फिलिप्स वक्र होता है उसको SRPC यानी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बोलते हैं, और दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र को लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया था, ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने ये बताया था जो अल्पकालिक वाला है वो ये बोलता था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दरों के बीच में कौन सा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। बात समझ में आ गया ना,
ठीक है, ये क्यों होता है इसने बोला, क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित होता है कि अल्पावधि में, यानी जब अल्प अवधि होती है, अल्प अवधि अलग अलग लिख सकते हो, तो अल्पावधि में कीमतें और मजदूरी, यानी हमारी जो कीमतें हैं और जो मजदूरी है वो चिपचिपी होती है। चिपचिपी यानी स्टिकी, यानी दलदल टाइप का, चिपचिपा बिल्कुल, ठीक है ना। इन ये एक तरह से रिजिड टाइप के होते हैं, इनमें चेंजेस कर पाना मुश्किल होता है। देखो शॉर्ट रन में कभी भी चेंजेस आप नहीं कर पाते, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसने बोला यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं थोड़े से क्या बोलते हैं, फिक्स टाइप के मिलेंगे, चिपचिपाहट मिलेगा, आप जल्दी से इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित होता है कि अल्पावधि में कीमतें और मजदूरी चिपचिपी यानी स्टिकी होती है, अर्थात वे अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के लिए तुरंत समायोजित नहीं होते हैं। यानी जो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए एडजस्टेबल यानी एडजस्ट नहीं हो पाते। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट होता है, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। आपने अकाउंट्स में इन जगह एडजस्टमेंट पढ़ी है ना, तो एडजस्टमेंट को ही समायोजन कहते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उसने बोला यह इस धारणा पर आधारित होता है कि अल्पावधि में कीमतें और मजदूरी जो होती है चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, अर्थात वे अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के लिए तुरंत समायोजित यानी एडजस्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ पे जो कर्व बनता है उसको कहते हैं अल्पावधि फिलिप्स वक्र कहते हैं, SRPC, ठीक है। देन दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र क्या होता है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें तो दीर्घ अवधि में फिलिप्स वक्र को लंबवत माना गया है। लंबवत रेखा ये होती है, जैसे कोई भी कर्व है उस पर सीधी, ठीक है, उस पर बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, ये सीधी लाइन, तो सीधी लाइन खींचना उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब सीधी लाइन, तो उसको वर्टिकल लाइन माना जाता है। तो दीर्घ अवधि में फिलिप्स वक्र को लंबवत रेखा यानी वर्टिकल लाइन माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मुद्रास्फीति होने से बेरोजगारी से कोई मतलब है ही नहीं, यानी मुद्रास्फीति का बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये बोला गया लॉन्ग रन में। बात समझ आ गया ना। देन उसके बाद लिखा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीर्घ अवधि में कीमतें और जो मजदूरी होती है, जो यहाँ पे बात की थी, अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के लिए समायोजित किए जा सकते हैं। यहाँ पे तो एडजस्टेबल नहीं थे क्योंकि टाइम कम था, यहाँ पे बतेरा टाइम पड़ा, लॉन्ग रन है भाई, तो यहाँ पे समायोजित हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कीमतें जो मजदूरी होती है वो चिपचिपी होती है, वो एडजस्ट नहीं हो पाती है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको समायोजित कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन को देख करके। क्लियर हो गया। देन लिखा है जिससे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का जो संबंध है वो अधिक मजबूत नहीं रह पाता, यानी जो मुद्रास्फीति और जो बेरोजगारी का जो आपने संबंध पढ़ा था वो अधिक मजबूत नहीं रह पाता, अर्थात मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में कोई संबंध नहीं होता, यानी इस वाले केस में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में कोई संबंध नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जो कर्व बनता है उसको दीर्घ अवधि या दीर्घावधि एक ही बात है, फिलिप्स वक्र यानी LRPC लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहते हैं। क्लियर हो गया। मैंने अपनी तरफ से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल गया। अब मैं सिर्फ 2 कर्व बना देता हूँ कि इसमें देखो ये तो मैंने बना रखा, फिर भी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, और एक क्या है इसका कर्व बना करके वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए आप। तो अब इन दोनों के क्या है कर्व देख लेते हैं और फटाफट से वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। देखो अल्पकालिक फिलिप्स जो वक्र है वो SRPC, बहुत सारे टीचर SPC भी लिखते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को SPC भी बोल देते हैं, लॉन्ग रन को LPC भी बोल देते हैं। तो जितना मेरे को याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में। तो LRPC लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व या LPC बोल सकते हैं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, आर को हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका अगर आपको कर्व याद हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो कर्व है कुछ इस तरह से रहेगा आपका, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें देखनी है, ये हमारा SRPC है, कर्व है हमारा ये SRPC कर्व। और इसमें एक चीज और याद रखना, इस तरफ आपका मुद्रास्फीति की दर होती है, इधर आपका बेरोजगारी दर होती है, ठीक है। मुद्रास्फीति को मैंने I मान रखा है, इसको मैंने बेरोजगारी दर को U माना है। सब परसेंटेज की फॉर्म में होता है, ये सब परसेंटेज, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक बार दिखा दिया आपको, परसेंटेज की फॉर्म में होगा, किसमें होगा, परसेंटेज में होगा, ठीक है ना। ये मुद्रास्फीति की दर परसेंटेज में है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बेरोजगारी दर है वो भी किसमें है, परसेंट में है, आप लिख सकते हो सीधा ये परसेंट में जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी परसेंट लगा देना, ठीक है, जैसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है परसेंट में लिखा जाता है, और मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब इस कर्व को कंप्लीट करते हैं फटाफट से, कैसे बनाना है हमें। तो जो हमारा ये कर्व देखो पहले भी बनाया था मैंने, कुछ सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और आपके पास स्केल है तो आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचना, I, इसको मैंने U मान लिया। अब मैंने क्या कहा था, इसको बढ़ा के देख लेते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बढ़ा के देखते हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है
तो जो आपका जो ये था U1 यानी पीछे की ओर गिर जाएगा, यानी आपकी बेरोजगारी गिर जाती है ना, कम हो जाती है बेरोजगारी, ठीक है ना, अगर ये बढ़ता है तो। और दूसरा केस में मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। दूसरे में अगर मान के चलो अगर मैं इसको कम करता हूँ इन्फ्लेशन को, ठीक है, हमने ये I2 कर दिया तो उसने इस तरह से कट किया और ये U2 हो गया और इससे हमारा बढ़ गया। तो साफ दिख रहा है जब ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, जब ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो विपरीत संबंध को दिखाता था ये, बना लीजिए फटाफट से। फिर दूसरा बनाते हैं, उसके बाद दीर्घकालिक वाला कैसे बनेगा। ठीक है, अब दीर्घकालिक वाले के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। मैंने कहा था लंबवत रेखा होती है, आपको याद होगा, इसको बोलते हैं LPC, यानी वही LRPC कर देता हूं, LRPC मैंने बना दिया। अब इसमें करना क्या आपको ना, आपको SRPC बनाने कर, पहले तो सीधी लाइन खींच लेना फटाफट से, और उसके बाद आपको क्या बनाने हैं, SRPC कर्व बनाने हैं, ठीक है ना। तो SRPC कर्व खींच लेते हैं फटाफट से, मार्कर ये वाला सुना लेते हैं, 1 और 2 है ना। ये SRPC कर्व मान के चलो 2 है, ये SRPC कर्व कौन सा है, 1। नीचे वाले को 1 मानना, ऊपर वाले को क्या मानना, 2 मानना, इस तरीके से चलना है, ठीक है ना। क्या करना है, इसको 1 इसको 2 मानना, और उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से जहां ये कट कर रहे हैं इस तरीके से इसको यहां मिला लेना, जैसे यहां मिला लिया, इसको यहां मिला लिया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है इनको तरीके से, पहले लाइन खींची, फिर दिस फिर इस तरह से, देन आप उसका नामकरण कर सकते हो। साफ साफ मैं हट रहा हूं सामने से ताकि आप बना सको, आराम से बनाओ उसको, ठीक है ना। इसको अच्छे से बनाओ, मैं कोई भी नाम रख रहा हूं, आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करो उसको A मान लिया आपने, इसको आपने B पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो मैं पॉइंट मान रहा हूं, ऐसे इसको भी मान सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको मान लिया, पहले सपोज करो कि पहले I था, ये वाला कर्व था, फिर एक और कर्व खींचा आपने, फिर I2 हो गया आपका, पहले एक कर्व खींचा I था, फिर इससे मैंने इन्फ्लेशन को बढ़ा के देखा, इन्फ्लेशन बढ़ाया, बेरोजगारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। मैंने कहा था इसमें हमने क्या बढ़ा था कि इन्फ्लेशन का यानी मुद्रास्फीति का बेरोजगारी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ाया कुछ नहीं हुआ। मैं एक और कम करता कर्व तो तब भी कुछ नहीं होता, बट इसमें अच्छा यही रहेगा, आप पहले एक कर्व बनाना, वो I1 हो गया, फिर दूसरा बनाया वो I2 हो गया, यानी जब ये बढ़ाया मैंने, बेरोजगारी की जो दर है ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे 20% तो 20 ही रहेगा, 50% तो 50 ही रहेगा, समझ में आ गया। और देन उसके बाद बच्चा देखो ये तो मैंने कर दिया। अब आपको देखो जो बचपन से सिखाया जाता है, कर्व को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। कर्व को एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम, कि हम बोलते हैं कि उपरोक्त चित्र में एक्स एक्सिस पर हमने बेरोजगारी दर को दिखाया, वाई एक्सिस पर हमने मुद्रास्फीति को दिखाया, ठीक है ना। तो फिर हमारा जो SRPC1 है वो हमारा ये अल्पकालिक फिलिप्स वक्र 1 है, वो 2 है, ठीक है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो LRPC है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक क्या है, वर्टिकल यानी लंबवत लाइन यानी रेखा रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन का, जो कि दिखाया गया जब हम I1 से I2 की तरफ गए तब भी हमारे LRPC पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसे का वैसे रहा। तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो ऐसे ही आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। डायग्राम एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, एक बार मैं इसका भी बता देता हूँ। ऐसी जैसे हमने बोला कि उपरोक्त चित्र में एक्स एक्सिस पर बेरोजगारी दर को दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर मुद्रास्फीति की दर को दिखाया गया है। बेरोजगारी दर को मैंने यू से बोला है, मुद्रास्फीति को आई से बोला, वो अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने एक कर्व खींचा जो कि SRPC कर्व है। SRPC कर्व मतलब अल्पावधि या अल्पकालिक फिलिप्स वक्र, एक ही बात है, अवधि या कालिक, है ना। उसका फिर मैंने आई जब मैंने इन्फ्लेशन को आई माना तो हमारा जो बेरोजगारी दर थी वो यू थी। जैसे मैंने इन्फ्लेशन बढ़ा के देखा आपका बेरोजगारी दर, यानी मैंने इन्फ्लेशन को आई से I1 किया तो आपका जो बेरोजगारी दर वो यू से U1 हो गया, यानी कम हो गया। जब मैंने इसको बढ़ाया तो ये कम हो गया। ऐसे ही मैंने जब अपना इन्फ्लेशन को कम किया, यानी आई से I2 की तरफ किया, तो आपका जो बेरोजगारी था वो यू से U2 चला गया, जो कि बढ़ गया है, तो ये विपरीत संबंध को शो करता है। बस ये लिखना है, खत्म। चलो मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो धन्यवाद दोस्तों।